वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। चलिए जरा कल्पना करते हैं, 15वीं सदी का अंत है। पुर्तगाली जहाज भारत के तट पर उतर रहे हैं और वो अपने साथ सिर्फ मसाले और रेशम की चाहत नहीं ला रहे, बल्कि एक ऐसी आर्किटेक्चरल स्टाइल ला रहे हैं जो इस जमीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी शैली जो भारत के लैंडस्केप को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हम वास्तुकला को, मतलब आर्किटेक्चर को, अक्सर खूबसूरती से, फंक्शनैलिटी से जोड़ते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई इमारत सिर्फ एक स्ट्रक्चर ना हो, बल्कि एक हथियार हो, एक ऐसा टूल जिसका इस्तेमाल एक साम्राज्य बनाने, लोगों की आस्था बदलने और अपनी ताकत का डंकी की चोट पर ऐलान करने के लिए किया गया हो। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो कहानी शुरू होती है पुर्तगालियों के भारत आने से। वो अपने साथ एक बिल्कुल नई, एक कंप्लीटली न्यू आर्किटेक्चरल लैंग्वेज लेकर आए, जो यहाँ की बनी बनाई शैलियों से एकदम अलग थी। ये सिर्फ इमारतें नहीं थी, ये पत्थर और चूने से किया जा रहा एक कल्चरल इन्वेजन था। देखिए, ये सिर्फ इमारतें बनाना नहीं था, ये एक स्टेटमेंट देना था। समझिए, उस समय यूरोप में चल रहा था काउंटर रेफॉर्मेशन। ये कैथोलिक चर्च का एक रिएक्शन था प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन के खिलाफ। तो उनका हर चर्च, हर किला कैथोलिक धर्म की ताकत और शान का एक विजुअल प्रदर्शन था, जिसे खास तौर पर लोकल आबादी को इम्प्रेस करने और कन्वर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। अच्छा, शुरुआत में सब कुछ प्रैक्टिकलिटी को लेकर था। उन्होंने मसाले और रेशम स्टोर करने के लिए साधारण ट्रेडिंग पोस्ट्स और गोदाम बनाए, जिन्हें फेटोरियस कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे उनके इरादे व्यापार से हुकूमत की ओर बढ़े, यही साधारण गोदाम मजबूत किलेबंद शहरों में बदल गए। ये कॉमर्स से कंट्रोल की तरफ एक साफ शिफ्ट था, और उनकी वास्तुकला इस बदलाव की जीती जागती गवाह थी। लेकिन कहानी सिर्फ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स की नहीं है। पुर्तगालियों ने भारत के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, मतलब आम घरों के डिजाइन पर भी अपनी छाप छोड़ी, खासकर पैटियो हाउस के साथ। यह एक सरल लेकिन बड़ा शानदार डिजाइन था। बीच का आंगन वेंटिलेशन देता, जबकि मोटी दीवारें और लाल खपरेल की छतें घर को ठंडा और प्राइवेट रखती थीं। यह भारतीय जलवायु के लिए एक परफेक्ट एडेप्टेशन था, लेकिन एक खास यूरोपियन टच के साथ। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पुर्तगाली वास्तुकला अपने चरम पर पहुंचती है। अब एंट्री होती है उस स्टाइल की जो भारत में पुर्तगाली पहचान का दूसरा नाम बन गई। एक ऐसी शैली जिसे आस्था का रंगमंच, यानी थिएटर ऑफ फेथ कहा जाता है। तो ये बरोक स्टाइल आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, जैसे आर्किटेक्चर के रूप में एक ओपेरा हो। ये ड्रामेटिक है, इमोशनल है और भव्य है। इसे देखने वाले को हैरान कर देने और श्रद्धा से भर देने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसका एकमात्र मकसद कैथोलिक चर्च की शक्ति और महिमा का प्रदर्शन करना। तो एक बरोक इमारत को पहचानेंगे कैसे? सीधी लकीरों के बजाय घुमावदार डायनामिक लाइंस देखिए, रोशनी और परछाई के बीच ड्रामेटिक कंट्रास्ट को महसूस कीजिए, और अंदर सोने के पानी चढ़े लकड़ी के काम की भव्यता पर गौर कीजिए, जिसे तल्हा दोराडा कहते हैं। यह स्टाइल विनम्रता के लिए नहीं बना था, यह वैभव और विस्मय के लिए बनाया गया था। और अब हम आते हैं भारत में पुर्तगाली वास्तुकला के क्राउन जूल्स पर, वो भव्य स्मारक जो बरोक शैली की अंतिम अभिव्यक्ति है और आज भी अपनी कहानी सुनाते हैं। सबसे पहले सी कैथीड्रल। यह सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा चर्च नहीं है, यह जीत का एक स्मारक है। इसे एक मुस्लिम सेना पर पुर्तगाली जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। इसकी विशालता और भव्यता लोकल आबादी को एक साफ संदेश देती थी, पुर्तगाली यहां हुकूमत करने आए हैं। से कैथीड्रल में टस्कन और गॉथिक शैलियों का एक बड़ा अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इसकी मशहूर गोल्डन बेल अपनी मधुर आवाज के लिए जानी जाती है, लेकिन इसकी सबसे आकर्षक कहानी शायद इसकी एसिमेट्री है। पहले इसके 2 टावर हुआ करते थे, लेकिन 1775 में एक गिर गया और इसे मिला इसका आज का ये आइकॉनिक रूप। ये इतिहास का एक निशान है जो पत्थर पर रह गया है। अगला है भारत में बरोक वास्तुकला का शायद सबसे प्रसिद्ध उदाहरण, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। ये सिर्फ एक चर्च नहीं है, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां ईसाई धर्म के सबसे प्रभावशाली मिशनरियों में से एक सेंट फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे हैं।
बाहर से ये बिना प्लास्टर के लाल लेटराइट पत्थर से बनी है, जो इसे एक देहाती और कठोर रूप देता है। लेकिन अंदर कदम रखते ही आप भव्यता से घिर जाते हैं। एक विशाल सोने की वेदी, कीमती पत्थरों से जड़ा संगमरमर का फर्श, ये आस्था की शक्ति का प्रमाण है जो मामूली चीजों को भी असाधारण बना सकती है। ये कहावत पुर्तगाली नजरिए को पूरी तरह से बयां कर देती है। मिसाल के तौर पर दीव के किले को देखिए। वो एक अभेद्य किला था जिसे किसी भी हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन उसी किले के अंदर उन्होंने 3 चर्च बनाए। ये एक साफ संदेश था। पुर्तगाली मिलिट्री पावर और रिलीजियस अथॉरिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो ये पुर्तगाली शैली उस समय भारत में चल रही शैलियों से आखिर कितनी अलग थी? चलिए एक आमने सामने की तुलना करते हैं। ये टेबल 2 दुनियाओं के टकराव को दिखाता है, जहां पारंपरिक भारतीय वास्तुकला जैसे मुगल या राजपूत सिमेट्री और मैथमेटिकल प्रिसिजन पर ध्यान देती थी, वहीं पुर्तगाली बरोक नाटकीय और भावनात्मक थी। मटीरियल्स अलग थे, छतें अलग थीं और अंदर की सजावट, एक तरफ भारतीय इनले वर्क और कैलीग्राफी की शांत सुंदरता, तो दूसरी तरफ पुर्तगाली गिल्डेड वुड और फ्रेस्कोस की नाटकीय भव्यता। ये 2 अलग अलग दर्शन थे जो पत्थर में नजर आते हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? पुर्तगाली साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी आर्किटेक्चरल लेगेसी आज भी जिंदा है। ये भारत के इतिहास का एक स्थायी प्रमाण है जो पत्थर में उकेरा गया है। संक्षेप में कहें तो पुर्तगालियों ने गोवा को रोम ऑफ द ईस्ट बना दिया। उन्होंने भारतीय तट पर एक नई कल्चरल और रिलीजियस राजधानी बनाई, एक ऐसी जगह जहां पूरब पश्चिम से मिलता है और जहां 2 महान वास्तुशिल्प परंपराएं टकराती हैं। उनका असर आज भी देखा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल, लाल खपरे की छतें जो अब गोवा की पहचान बन चुकी है, और टाउन स्क्वायर या प्रासा का कॉन्सेप्ट, ये सब वो स्थायी योगदान हैं जो इस इबेरियन मुठभेड़ से निकले हैं। अगली बार जब आप गोवा में हो तो इन डिटेल्स पर ध्यान दीजिएगा। वे एक कहानी बताते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। पुर्तगालियों ने पत्थर में अपनी कहानी लिखी, लेकिन वे अकेले नहीं थे। भारत संस्कृतियों का एक संगम है और हर एक ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। तो अगली बार जब किसी ऐतिहासिक इमारत के पास से गुजरें तो एक पल रुकें और देखें वो आपको कौन सी कहानी सुना रही है। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.